छात्रों नमस्कार। आज 6 जून शिफ्ट 1 2019 की परीक्षा एसएससी सीजीएल की व्याख्या के लिए हम और आप यहाँ मौजूद हैं। बारी बारी से प्रश्नों को देखेंगे। 3 शिफ्टों को आप लोगों ने देखा था, 3 प्रश्न पत्रों की संपूर्ण व्याख्या आपने देखी थी। आप में अब प्रश्नों को बनाने का दमखम भी आ गया होगा। अब बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं हो रही होगी, आप देख कर पकड़ पा रहे होंगे यह प्रश्न कौन सा है। आपके सामने 3 प्रश्न लिखे हुए हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, तीनों की व्याख्या देखनी है। यह प्रश्न काफ़ी आसान है। प्रश्न देखते ही आप समझ पा रहे होंगे यह एम्बेडेड फिगर है, छिपी हुई आकृति है। प्रश्न है सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। ये दी हुई आकृति दिए गए विकल्पों में से किसमें छिपी हुई है। चारों ऑप्शन की व्याख्या न करके सीधे उस ऑप्शन की व्याख्या देखिए जिसमें यह आकृति छिपी पड़ी है। आप ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो यह आकृति छिपी हुई है। आप ऐसे ही देखकर वहाँ भी प्रश्नों को बनाने की कोशिश करेंगे। ये वाला हिस्सा देखिए, कई मिश्रित आकृतियों के बीच में ये छिपी हुई है। ये जिस आकृति को आप ढूंढ रहे थे ये ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है और आपको जवाब यहाँ ऑप्शन नंबर डी देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा नहीं लिखा गया, फिर भी आप सभी छात्र पढ़कर समझ रहे होंगे यह प्रश्न है क्या। प्रश्न लिखा दूसरे प्रश्न में कि कुछ शब्दों को दिया गया, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। इसे तार्किक रूप से शाब्दिक अर्थों में, मीनिंगफुल कुछ अर्थपूर्ण होना चाहिए, एक ऐसा क्रम प्रस्तुत कीजिए। इन सभी शब्दों का एक ऐसा तार्किक मीनिंगफुल ऑर्डर आपको दिखाना है। किसका? स्टूडेंट, जॉब, इंटरव्यू, एजुकेशन, रिटायरमेंट, डिग्री। ये सभी 6 शब्द आपस में जुड़कर एक खास सार्थक वाक्य बना देंगे। जैसे आप देखेंगे सबसे पहले जहाँ स्टूडेंट, जॉब शब्द देखते ही और रिटायरमेंट जैसे शब्दों को देखते हुए साफ साफ स्पष्ट लग रहा है जॉब पहले हिस्से में आएगा, रिटायरमेंट उसकी आखिरी कड़ी होगी। इस लॉजिकल ऑर्डर की आखिरी कड़ी निश्चित तौर पर रिटायरमेंट होने वाली है। सबसे पहले चुनाव हमारा वही हो जाता है, यानी आखिर में 5 तो जाना ही जाना है। अब आइए सबसे पहले क्या होना चाहिए? स्टूडेंट, जॉब, इंटरव्यू, एजुकेशन, रिटायरमेंट एंड डिग्री में सबसे पहले आपका एक स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे, एक स्टूडेंट एजुकेशन प्राप्त करेगा। एजुकेशन प्राप्त करने के बाद जॉब या इंटरव्यू, पहले इंटरव्यू साक्षात्कार प्राप्त करता है, साक्षात्कार में भाग लेता है, देन उसकी जॉब मिलती नहीं। आप उससे भी पहले चले आइए, अगर एक स्टूडेंट एजुकेशन प्राप्त कर डिग्री प्राप्त करता है, देन इंटरव्यू देकर जॉब प्राप्त करता है, देन अंत में जाकर वो रिटायर करेगा। इस प्रकार आप ऑप्शन बी में देख रहे होंगे सबसे पहले नंबर पर आता है 1, यानी वो स्टूडेंट। दूसरे ऑप्शन में देता है 4, यानी एजुकेशन प्राप्त करता है, देन उसे डिग्री हासिल होती है, डिग्री हासिल होने के बाद इंटरव्यू में जाता है, जॉब प्राप्त करता है, देन वो रिटायर करता है। आपका सार्थक क्रम कौन सा होगा? सबसे पहले स्टूडेंट को एजुकेशन लेनी होगी, उसके बाद वह डिग्री प्राप्त करता है, यानी 6 नंबर। स्टूडेंट एजुकेशन प्राप्त कर डिग्री हासिल करता है, देन वो किसी इंटरव्यू में भाग लेता है, देन उसको एक जॉब प्राप्त होती है, वो नौकरी करता है, तब ना आखिर में जाकर रिटायरमेंट करता है, रिटायरमेंट प्राप्त करता है। यानी ये क्रम जिस ऑप्शन में मौजूद है वो आंसर होगा। पहले ही आप देख चुके थे, यह ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने की आवश्यकता नहीं है। सभी छात्र इसको बहुत आसानी से बना पाते होंगे, ऐसी उम्मीद है। उम्मीद क्या, होना ही होना है। क्वेश्चन नंबर 3 पेयर ऑफ एनालॉजी का है। आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर 2 शब्द लिखा गया, इन दोनों के बीच जो संबंध आप देख पाते हैं वही संबंध दिए गए विकल्पों में से किस में हूबहू संबंध हैं। तो आप देखेंगे सैडनेस, एक्साइटमेंट, दुख और उत्तेजना कह लीजिए, दुख, उत्तेजना, सैडनेस का ये अपोजिट वर्ड है। तो इसमें से कौन सा अपोजिट वर्ड है ढूंढना है। नेक्स्ट आपका आता है वार एंड अटैक, युद्ध और हमला। युद्ध का अपोजिट तो हमला नहीं होता। ट्रीटी एंड फ्रेंडशिप, इट मीन्स संधि, संधि का उल्टा दोस्ती नहीं, ये भी विपरीतार्थक शब्द नहीं है, ये भी अपोजिट वर्ड नहीं है। इनरोलमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, नामांकन,
रोजगार, तो नामांकन का अपोजिट रोजगार नहीं। देन कंडेमनेशन एंड रिस्पेक्ट, कंडेमनेशन का मतलब निंदा करना और फिर आदर करना, तो निंदा का अपोजिट वर्ड रिस्पेक्ट करना। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 जहां उसने कहा था सैडनेस और एक्साइटमेंट में संबंध, तो आपने एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, और ये अपोजिट वर्ड यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिखा हम लोगों को। कंडेमनेशन और रिस्पेक्ट, निंदा करना, आदर करना, ये अपोजिट वर्ड है, इसलिए इसका जवाब हम लोग ऑप्शन नंबर डी देंगे। चलिए आगे कुछ और प्रश्नों की बारी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 एक साथ बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप इसकी व्याख्या देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। इन तीनों को एक बहुत अच्छे तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से वेन आकृति के द्वारा सजाएंगे आप। स्नेक्स, रेप्टाइल्स एंड पॉइजनस, सांप, सरीसृप और जहरीला। आप सोचिए इन तीनों में क्या रिश्ता है। सांप जहरीले होते हैं, सारे सांप तो नहीं होते, कुछ सांप जहरीले होते हैं, ये क्लियर हो गया। और क्या सारे रेप्टाइल्स पॉइजनस होते हैं क्या? नहीं, सारे रेप्टाइल्स पॉइजनस नहीं होते, कुछ ही रेप्टाइल्स पॉइजनस होते हैं। लेकिन जितने भी सांप हैं वो सरीसृप वर्ग में आते हैं। ये रहा स्नेक्स, सारे स्नेक्स रेप्टाइल्स के अंतर्गत, और इनमें से कुछ सांप, ये इसको ले लीजिए स्नेक्स, इसको ले लीजिए रेप्टाइल्स, एंड कुछ रेप्टाइल्स और कुछ स्नेक्स आर पॉइजनस, ये रहा पॉइजनस। और आपको ऑप्शन में से यह विकल्प ढूंढ कर जवाब देना है। सारे स्नेक्स पॉइजनस होंगे और उनमें से कुछ स्नेक्स और कुछ रेप्टाइल्स पॉइजनस होंगे, ये इसका जवाब सही था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड 1 इज डिफरेंट। पिक द नंबर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इन चारों में 3 का गुण एक जैसा है, चौथा जो इस गुण जैसा नहीं है उसे अलग करें, विजातीय ढूंढें। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इन चारों में 3 का गुण एक है, इसलिए यह एक समूह का निर्माण करते हैं, और इनमें जो इस समूह में फिट नहीं बैठता उसे निकाल दें। याद कीजिए एनालॉजी की क्लास जब हो रही थी उसमें वर्ग संख्या और घन संख्या को याद करने की सलाह दी गई थी, और उसके वर्ग संख्या से के आसपास की संख्या को भी 217 से आपको कुछ ना कुछ ध्यान आ रहा होगा। ये 6 का क्यूब 216 प्लस 1 है, ये आप समझ रहे होंगे। 3 का क्यूब 27 प्लस 1 है, ये 4 का क्यूब प्लस 1 है। ये सारे किसी न किसी घन संख्या से एक ज़्यादा हैं, लेकिन ये क्या किसी घन संख्या से एक ज़्यादा है? नहीं। तो ये तीनों एक समूह का हो गया और यह विजातीय हो गया, इसलिए इसे आप पिक कर लेते हैं, इसे ये डिफरेंट समझते हैं और ये जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, लगातार 3 सेट में हम लोगों ने देखा था, तीनों सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट 18 ही दिए गए थे। नंबर ऑफ़ एलिमेंट कहने का मेरा मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये गिनती करते हैं। और 18 को अगर समान एलिमेंट में आप समान एलिमेंट, ये देखिए 6, ये 6 होगा, ये 7 थोड़ा सा मिस किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, 18 को कितने कितने भागों में विभक्त करेंगे कि बराबर बराबर की श्रेणी प्राप्त हो? तो 3 3 में बांटते हैं। 3 1 2 3 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 हो गया। अब ये दोनों या तो डायरेक्ट सीरीज होंगे या तो अल्टरनेट सीरीज होंगे। आपको यहाँ पर BAC दिख रहा है, क्या डायरेक्ट सीरीज में BAC सेटिस्फाइड है? नहीं। तो यहाँ BAC सेटिस्फाइड है, यानी यहाँ BAC छोड़ दीजिए, इसको यहाँ BAC, ये रहा। अब बताइए इसका और इसका सोचना है, ये किससे शुरू? D से। तो इसको भी जब D से शुरू करेंगे तो यहाँ श्रृंखला क्या बनेगी? DCA, यहाँ भी बन गया DCA और यहाँ भी बन गया DCA। इस प्रकार BAC DCA BAC DCA BAC DCA बन जाता है। खाली स्थान में आपने क्या क्या लिखा था? D, यहाँ पर लिखा था A, यहाँ पर लिखा था C, यहाँ पर B और अंत में D। आपको दिए गए विकल्पों में से इसका चुनाव कर लेना है, ये जवाब बिल्कुल सही था। अब अगर इस प्रश्न में आए, 7वें प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। तो 7वें प्रश्न की व्याख्या आपको पता है पहले से ही कि भाई इसे तो
एक को जांचो, बी को जांचो, सी को जांचो, डी को जांचो, देन पता नहीं किस में आंसर होगा। सीधा सीधा व्याख्या देखिए, आपको करना है पहले ए की जांच, फिर बी की जांच, फिर सी की जांच। प्रश्न में दिया कि किस दो प्रतीक चिन्हों को, किस दो मैथमेटिकल ऑपरेटर को चेंज कर दिया जाए, आपस में इंटरचेंज कर दें तो यह इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, यह इक्वेशन करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी में माइनस और प्लस को बदला गया है। ऑप्शन बी में माइनस और प्लस को बदला गया है, यानी प्लस को माइनस कर देना है और माइनस को प्लस। अब सॉल्व करना है, गणितीय नियम है आपके पास, भाग की क्रिया पहले फिर गुना फिर जो भी। तो आप क्या करेंगे, 10 माइनस इसको क्या करेंगे 5/10 इंटू 8 प्लस 10, क्या ये 16 सेटिस्फाई हो जाता है? आप ऐसे करेंगे ना, यहाँ की वैल्यू 4 आ गई, यानी आपका जवाब है 10 माइनस 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 16। 10 माइनस 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 16। देन आप आ जाइए 10 प्लस 10 20, 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16, यानी 16 इज इक्वल टू 16। इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया, यानी यह जब माइनस और प्लस को आप एक्सचेंज करते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, इक्वेशन करेक्ट हो जाता है। इस प्रकार इसका जवाब ऑप्शन नंबर। चलिए बारी आ गई है अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, आप देखकर पहचान रहे होंगे, ये क्लासिफिकेशन का है, वही ऑड मैन आउट वाली बात है। 3 का एक जैसा गुण और चौथा उस जैसा गुण नहीं। कृष्णा, महानदी, ताप्ती और गोदावरी में किसी एक को आपको विजातीय छांटना है, ऑड मैन आउट करना है। ये चारों भारत की नदियां हैं, इन चारों नदियों में 3 का गुण एक जैसा कौन सा है पता करना है आपको। तो आपको पता है ही पहले से कि कृष्णा, महानदी और गोदावरी ये पूरब की ओर बहती हैं, ये तीनों नदियां पूरब की ओर बहती हैं, और ये ताप्ती पूरब की ओर ना बहकर पश्चिम की ओर बहता है। इसलिए आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी ताप्ती होना चाहिए। क्या क्वेश्चन नंबर 9 को पहचान रहे हैं? थोड़ी सी पहचानने में प्रॉब्लम हो रही होगी, अभी याद आ जाएगा। इसने कहा यह एक आकृति है, इस आकृति का मिरर इमेज कैसा होगा? जब मिरर इमेज कहे ना तो समझ लीजिए मिरर यहाँ है, वर्टिकल की बात कह रहा है, और जब वाटर इमेज कहे तो वो हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है। मिरर में इधर उलट देंगे, वाटर में नीचे। इसका मिरर बनाकर दिखाते हैं और इस आकृति को आप अपने ऑप्शन में से ढूंढ लेंगे। क्या इस जेड नुमा आकृति का यही होगा? सिर्फ जेड का देखिए होगा ना, इसका ऐसे, इसका कैसे होगा? ये होगा मिरर इमेज, थोड़ा बड़ा हो गया, आप छोटा समझेंगे। ये ऐसे, ये रहा, और इस एरो का वहाँ देखिए, इसका ये मिरर इमेज। दिए गए विकल्पों में से उसे ढूंढ लेना है। ये था 9वें नंबर की व्याख्या। अभी तक कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसमें बहुत व्याख्या चाहिए। सभी प्रश्नों की व्याख्या आप आसानी से खुद ब खुद समझ सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10, एक बार सलाह दी गई थी, चौकोर पेपर में जब कभी भी करना है तो मिरर इमेज का कमाल दिखा देना है। ये पेपर कटिंग का बात है। पेपर सबसे पहले इस दिशा में मुड़ा, देन इस दिशा में मुड़ा है, तब आकृति आपको फाइनल यहाँ पर पहुँची है ऐसी, और ये एक मिश्रित आकृति दी गई है। इसका कैसा बनेगा सोचिएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। फाइनली अगर ये टुकड़ा इस टुकड़े में हमको मिल जाए तो यहाँ पर मिरर रख के इसको उलट देंगे, बस वो हमारा आंसर हो जाएगा। आप देखिए ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग मुड़कर कहाँ तक गया होगा आप अंदाज़ कीजिए। ये भाग जब इसके ऊपर जाएगा, ये दोनों आकृति यहाँ पर खुलेगी, यानी ये यहाँ खुल जाएगी और ये यहाँ खुल जाएगी। ये आपकी आकृति बन चुकी है इधर। अब इसका मिरर कर दीजिए इधर। आप इसका मिरर कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। अब बताइए इन दोनों का कहाँ बनना चाहिए? इन दोनों का मिरर कहाँ बनना चाहिए? यहाँ बनना चाहिए, करीब करीब इससे अलग होगा थोड़ा, ये देख लेंगे, यहाँ पर होगा। ये इसका इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ। बताइए इसका इमेज कहाँ बनेगा? 1 मिनट। फिर लास्ट में बच गया इसका इमेज यहाँ बनेगा। कुछ नहीं करना है, इस आकृति को अपने विकल्प में से ढूंढ लेना है। इस प्रकार जो विकल्प में यहाँ मिल जाए, जिस विकल्प में यह आपका उत्तर मिल जाए, करेंगे। मिरर इमेज में हमेशा ध्यान रखिएगा, आकृति हाफ जैसे क्रिएट होती है। आपको ये हाफ क्रिएट हो गया है, आपका हाफ जैसे बना लेते हैं तो बस इसका हूबहू मिरर इमेज यहाँ पर मिरर रख करके उसे खींच देना है, ड्रॉ कर देना है। इस प्रकार इस आंसर को आप अपने विकल्प में से ढूंढ लेंगे।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। कोडिंग डिकोडिंग में कहा कि किसी सांकेतिक भाषा में कंप्यूटर को इस लैंग्वेज से अगर कोड किया जाता है तो उसी आधार पर, उसी सांकेतिक आधार पर आपको डाउटर का बताना है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया है इसमें, घबराने की बात नहीं। पेयर लेंगे, पहला पेयर CO को इसी स्थान पर उल्टे क्रम में लिखा, CO को उसने OC लिखा, तो आप क्या करेंगे, पहला पेयर क्या है DA, इसको लिख देंगे AD। ठीक है, चलिए अब इस पेयर को क्या करता है, MP को एक पेयर छोड़कर, यहाँ पर देखिएगा एक दो जगह छोड़कर MP को यहाँ उलट देता है, PM कर देता है। तो आप क्या करेंगे, UG को क्या करेंगे, दो जगह छोड़कर उलट देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा GU। आप ऐसा भी कह सकते थे कि ER को इसने RE लिखा है, हम उधर से ही करते हुए आ रहे हैं। अब आ गया MP की बात हो गई। अब UT कहाँ रखा है, UT को सबसे लास्ट में रखा, कैसे, उल्टे क्रम में। UT को TU किया तो हम लोगों का कौन सा है HT, तो हम लोग इसको उल्टे क्रम में लिखेंगे, हमारा जवाब हो जाएगा TH। अब बताइए लास्ट वाले पेयर को ER को क्या किया है, वो जो खाली स्थान छोड़ दिए थे हम लोग, इसी ER को रिवर्स ऑर्डर में लिखा, RE किया। हम लोगों के भी अंत में तो ER दिया है, तो हम लोग भी इसको RE कर देंगे, RE। हमारा जवाब AD, RE, GU, TH हो जाता है। और दिए गए विकल्पों में से इसे ढूंढकर जवाब दे देंगे। अभी तक प्रश्न आसान चलता रहा है। ये प्रश्न तो अब निहायत आसान है आपके लिए। एक ही डाइस को दो प्रकार से दिखाया गया है। समझिए, दो प्रकार से लुढ़का कर दिखाया गया है। ये भाग इसके दिख रहे हैं। उसने कहा 4 के विपरीत ढूंढिए। आपको सबसे पहले देखना है इसमें से कॉमन कितनी सतहें हैं। आप देखेंगे एक ही सतह कॉमन है, वो कौन सा है, 2। जब एक सतह कॉमन हो तो किसी खास डायरेक्शन में घूम जाते हैं। किधर घूमे, एंटी क्लॉक। तो इसमें भी घूमना चाहिए आपको एंटी क्लॉक। कौन सब मिला, आने के क्रमानुसार। सबसे पहले 2 मिला इसमें, फिर 4 मिला, फिर 6 मिला इसमें। अब इसको नीचे से जाएंगे, सबसे पहले 2 मिला, फिर कौन मिला, 3, फिर कौन मिला, 5। ये देखिए, आमने सामने दिखने वाली सतह अवश्य ही आपस में विपरीत होती हैं। उसने पूछा था 4 के विपरीत, हमारा जवाब 3 होगा। 4 के विपरीत 3 देंगे, दिए गए विकल्पों में से ढूंढकर जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए, DC का पुत्र, ध्यान से देखिएगा, डी यहाँ लिखिए, DC का पुत्र है। अच्छा, पुत्र है तो प्लस डिनोट करते हैं, पुरुष हो गया। फिर लिखा और का मतलब E का भाई है, E का भाई है। इसके लिंग का निर्धारण नहीं हो पा रहा है अभी तक। और EF की भतीजी है, EF की भतीजी है, मतलब C के या तो भाई की या तो बहन की। F की भतीजी हो गई, F के भाई की बेटी या तो बहन की बेटी। अब भतीजी दिया तो ये निश्चित तौर पर माइनस यानी महिला हो जाती है। अगला CB की बहन है, CB की बहन है, C महिला हो गई। और C बहन किसकी, B की, यहाँ लिखिए B बहन। B के लिंग का निर्धारण अभी नहीं हो रहा है, बाकी सबका हो गया, इसका भी नहीं हुआ है। खैर देखते हैं। और CB की बहन है और A की आंटी है। CA की आंटी कब होगी, जब A की आंटी होगी कब, जब A F की संतान हो, तभी हो सकती है। नेक्स्ट आप देखेंगे B के पिता के 2 बच्चे। B कहाँ है, B के पिता के 2 बच्चे। अच्छा, B का वो पिता जो कोई भी हो, C का भी पिता होगा वो, यानी यही दोनों एक माता पिता की संतान है। B के पिता के 2 बच्चे, एक बच्चा ये और एक बच्चा ये, B के पिता का, अर्थात उनमें से एक पुत्र हैं और एक पुत्री। चूँकि ये पुत्री है तो ये क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। चलिए अगली बात, यदि AF का पुत्र है, AF का पुत्र है, निश्चित तौर पर पुरुष है, कंफर्म हो गया। AF का पुत्र है तो F का C से क्या संबंध है, F का C से क्या संबंध है, F का C से क्या संबंध है, F कौन है। देखिए, ये प्लस और माइनस में दुविधा फंस गई। वो प्लस है, पुरुष है, या माइनस यानी महिला है, ये कंफर्म नहीं हुआ। संबंध देना है, ये इसको आंटी कहती है,
ये कौन हो जाएगा? ये आंटी हैं तो सभी एक ही परिवार के सदस्य, और ये आंटी तो ये इनको क्या कहेगा? ये अगर आंटी कहती हैं तो ये उसको या तो अंकल या तो आंटी। अगर अंकल कहते हैं तो इसके ये कौन हो जाएंगे? ये तो देवर या तो भैंसुर। और अगर महिला है तो क्या हो जाएगी? अगर महिला है तो ये क्या हो जाएगी? अगर ये भी इसको आंटी कहता है तो इसकी क्या हो सकती है? ये सोचिए, ये भतीजी है तो आंटी के स्थिति में क्या हो जाएगी? ये आंटी के स्थिति में ये भाभी हो जाएगी, भाभी हो सकती है, गोतनी हो सकती है। और आपके ऑप्शन पर अभी चलना पड़ेगा। चचेरा भाई नेवर पॉसिबल, बुआ नेवर पॉसिबल, ये दोनों आपस में बुआ कभी नहीं हो सकते। भाभी और बहन भी कभी नहीं हो सकती। भाभी भी एडजस्ट नहीं होगी क्योंकि इसका महिला होना अभी निश्चित नहीं हुआ है। लेकिन दिए गए 4 विकल्पों में एक विकल्प तो आपको जवाब देना ही है, इसलिए यहाँ पर आंसर भाभी हो जाएगा और हम लोग जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस सेट के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न सिलोजिज्म पर आधारित है, चित्र के माध्यम से बनाना। आज एक माध्यम है ना कि इसकी डीप वे में आपसे चर्चा होती तो मज़ा आता। वैसे आप देखेंगे एक निगेटिव स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव। याद रखिएगा, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो कभी भी पॉजिटिव जवाब नहीं होता है। जानवर और कौवा दोनों अलग अलग स्टेटमेंट के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं और ये पॉजिटिव है। निगेटिव और पॉजिटिव के बीच तो पॉजिटिव की चर्चा होनी नहीं चाहिए। कुछ जानवर चिड़िया हैं, सभी चिड़िया जानवर हैं का कन्वर्सन कुछ जानवर चिड़िया हैं, ये बात सही हो जाती है। तीसरी बात, कोई जानवर कौवा नहीं। एक सर्वव्यापी नकारात्मक, एक सर्वव्यापी सकारात्मक, देन सर्वव्यापी नकारात्मक कभी नहीं हो सकता, यह भी गलत हो जाएगा। और अगर आप चित्र से चलेंगे, चित्र से चलना है तो कोई कौवा चिड़िया नहीं है और सभी चिड़िया जानवर हैं। ये जानवर, ये आपका हो गया चिड़िया, ये हो गया सर कोई कौवा चिड़िया नहीं कौवा। तो कुछ जानवर कौवे हैं, कुछ जानवर कौवे हैं, देख लीजिए आपका नहीं है, जानवर का कोई हिस्सा कौवा में नहीं है। कुछ जानवर चिड़िया हैं, कुछ जानवर चिड़िया हैं और कोई जानवर कौवा नहीं है। जानवर और कौवा देखिए चित्र से आपको लग रहा है, चित्र से लग रहा है कि कोई जानवर तो कौवा नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन अगर आप रूल के तार्किक रूल के आधार पर पढ़ेंगे तो यह स्टेटमेंट ई होता है और यह स्टेटमेंट ए होता है। और ई प्लस ए पढ़ेंगे कभी तो ई प्लस ए बराबर रिवर्स, ई प्लस ए बराबर रिवर्स ओ होता है। ओ का मतलब होता है कुछ नहीं, यानी इनके बीच संयुक्त निष्कर्ष निकलना ही होगा तो कुछ नहीं में निकलेगा, कोई नहीं में कभी नहीं निकल सकता, इसलिए यह गलत है। फिर याद कीजिए आप, ये तो सही हो गया आपका। अगर 2 निष्कर्ष आपस में गलत हों, सबसे पहली शर्त 2 निष्कर्ष आपस में गलत हों, फिर उनमें से एक पॉजिटिव और एक निगेटिव स्टेटमेंट हो और उसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर कॉमन हो, इसमें भी जानवर कौवा है, इसमें भी जानवर कौवा है, अगर ये सर्कमस्टांसेस बैठ जाती हैं तो ये अवश्य ही आइदर का केस बनाएंगे। यानी आपका जवाब होगा 2 तो सही है ही, इसके अलावे 1 अथवा 3। फिर से सुनेंगे, जब 2 निष्कर्ष आपस में गलत हो जाएं, फिर गलत होने के बाद पहली शर्त गलत होना चाहिए, उसमें से एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी कॉमन हो, ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट दोनों कॉमन हो तो ये अवश्य ही आपस में आइदर का केस बनाते हैं। यानी दोनों कभी एक दूसरे से सत्य नहीं हो सकते, दोनों असत्य हो जाते हैं। इस प्रकार आप ऑप्शन में से ढूंढेंगे 2 और 1 अथवा 3 सही। अगले प्रश्न की पहचान आप कर पा रहे होंगे, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। CAB को 6 लिखा, BED को 40 लिखा, HED को क्या लिखेंगे? C की वैल्यू याद है 3, 1 और 2, A की 1, B की 2। क्या किया कि 6 हो गया? आप सब लोग बखूबी देख रहे होंगे, इनको गुना कीजिए, 3 गुना 1 3 गुना 2 बराबर 6। क्या यह यहाँ है? तो 2, E की वैल्यू 5, D की वैल्यू 4, 5 दूनी 10 चौके 40, बिल्कुल सही। तो यही चीज़ यहाँ कर देना है। H की वैल्यू कितनी होगी? 8, A की वैल्यू 1, D की वैल्यू 4, तीनों को गुना करेंगे तो 8 गुना 1 8 गुना 4 बराबर 32। दिए गए विकल्पों में से हम लोग 32 का चुनाव कर लेंगे। अगले प्रश्न की बारी आ जाती है 16 नंबर के प्रश्न की।
16 नंबर का प्रश्न कहता है यहाँ एक सेट दिया गया है, इस सेट के गुण के आधार पर इस सेट में तीनों संख्याएं जिस गुण के आधार पर सजी हुई हैं ऐसे ही गुण से नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा सजा हुआ है चेक करना है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो 5 में कितना जोड़ा तो तेरा 8, 13 में 8 नहीं जोड़ा, नहीं जोड़ा, नहीं जोड़ा, नहीं जोड़ा, वो वाली बात है नहीं। एक काम कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 3 13 नहीं है, 11 दूनी 22 नहीं है, 15 दूनी 30 नहीं है, 6 दूनी 12 ये भी नहीं है। यहाँ बात क्या है वो देखिए, यहाँ तक भी आप पहुँचिएगा। ये थोड़ा प्रश्न जटिल तो है नहीं, लेकिन ये फंसाने की कुव्वत रखता है। आप सबों को ज़रा जोड़िए, 13, 5, 18 और 12 कितने हो गए? 30। ध्यान से देखिएगा, जोड़िए 10, 20, 30, 1, 31, 7, 38, 3, 41 हुआ क्या? ठीक है, 10, 10, 15, 15, 10, 25, 1, 26, 9, 45 सही चल रहे हैं। 20, 5, 25, 1, 26, 9, 35 ये आ जाइए 10, 10, 20, 10, 30, 9, 29, 3, 32, 5, 37 और फिर 10, 6, 16, 16, 8, 24। अब देखिए तो इनको अगर जोड़ा जाए तो कुछ संकेत मिल रहा है क्या? इनका योगफल सम संख्या है, इसका योगफल विषम, इसका भी विषम, इसका भी विषम, इन तीनों का योगफल सम संख्या, तो डी का भी योगफल सम संख्या, और इस प्रकार जवाब हम दे देंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 17वां नंबर। 17वें नंबर प्रश्न को देखकर आप बखूबी समझ रहे होंगे कि यह भी प्रश्न क्लासिफिकेशन का है, बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं आप। सीधे 2 अक्षरों को पकड़िए ना, क्यू आर, रिवर्स ऑर्डर में चलिए, ऐसे चलिए ना, क्यू आर लगातार, एफ जी उल्टा, ये ऐसे है और ये ऐसे है, एल एम बी सी, कुछ नहीं कहना, आगे कोई जांच नहीं करनी है, बी सी एल एम क्यू आर ये ऐसे नहीं है, सीधा आंसर दीजिए बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 एनालॉजी का है, सिनेमा और ऑडियंस जैसे संबंधित हैं। सिनेमा चलचित्र, ऑडियंस दर्शक, उसी प्रकार चर्च का संबंध किससे? 4 दिया, कांग्रेगेशन मतलब जनसमूह, मंडली जनसमूह जो चलती है, ढेर समूह कह लीजिए, मेडिटेशन ध्यान, कंसंट्रेशन एकाग्रता, प्रेयर प्रार्थना। जिस प्रकार सिनेमा में ऑडियंस जाते हैं, वो भी तो जनसमूह ही होता है ना, दर्शक का। उसी प्रकार चर्च में कौन जाते हैं? बहुत सारे व्यक्ति जाते हैं। मेडिटेशन करने के लिए जाते होंगे, कंसंट्रेशन लगाने, एकाग्र होने के लिए जाते होंगे, प्रार्थना करने जाते होंगे, ये क्रिया हो गई। लेकिन सिनेमा में जाते कौन? ऑडियंस। तो चर्च में जाता कौन? कांग्रेगेशन यानी जनसमूह, मंडली जाती है वहाँ। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 जैसा ही सेम सवाल पिछले भी सेट में देखा गया था। देखिए इसमें गौर से, 7 का 32 से 7 में गुना किससे किया? 4 से, 7 चौके 28 में 4 जोड़ा। जिस संख्या से गुना, जिस अंक से गुना उसी को जोड़ा है। क्या ऐसा किसी में दिख रहा है? 3 तिया 9, 2 जोड़ दिया, नहीं हो पाया। 3 ही जोड़ता तो काम बन जाता हमारा। 13 में 7 से गुना किया, 13 सते 91 में 7 ही जोड़ दिया। माने जिस संख्या से गुना करेंगे, जिस अंक से गुना, उसी अंक को जोड़ कर ये संख्या प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी में भी वही बात होती है कि उसी संख्या से गुना कर उसी संख्या को जोड़कर प्राप्त करता है, यानी ऑप्शन नंबर जवाब में बी दे देंगे। चलिए अगले प्रश्न की बारी आ गई। अगला प्रश्न है, सीरीज कॉम्प्लीशन से, नॉन वर्बल की सीरीज कॉम्प्लीशन से दी गई आकृतियों में बाएं से दाएं चलने के खास क्रम को पकड़ लेना है और फिर उसी गुण को बरकरार रखते हुए अगली आकृति ढूंढ लेनी है। मेरी सलाह होती है बच्चों से कि सभी आकृतियों को एक साथ ना देखें, इससे आसान होता है। देखिए सबसे पहली आकृति को देखते हैं। इसको आप देखेंगे, ये यूँ एंटी क्लॉक 90 डिग्री, फिर एंटी क्लॉक 90 डिग्री, सिर्फ एक को देख रहे हैं, फिर ये एंटी क्लॉक 90 डिग्री, फिर एंटी क्लॉक 90 डिग्री जाएगा, तो यहाँ ऐसे नहीं हो जाएगा। और दिए गए विकल्पों में जिस जिस ऑप्शन में यहाँ ऐसा ना हो इस कोने पर, उसको हटा दीजिए, वो आंसर कभी नहीं होगा। चलिए दूसरे की बारी करते हैं। ये नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर, विपरीत है ना, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ये हो जाएगा नीचे। आइए तीसरे की, ऊपर नीचे हो जाएगा ऊपर। अब इसकी बारी, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसके घूमने का क्रम भी एंटी क्लॉक है। ये यहाँ से 90 डिग्री एंटी क्लॉक घूमा,
फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉक, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉक, इस बार भी 90 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो ये हो जाएगा। और आपको इसको विकल्प में से ढूंढ लेना है। एक ही आकृति को, कई मिश्रित आकृतियां हो सकती हैं, आपको एक आकृति से काम चलाना है, एक आकृति को देखना है, फिर छांटने की पद्धति अपनानी है कि भाई यहाँ पर ऐसी ही आकृति होगी, ऐसी आकृति है नहीं, यह विकल्प में कहीं नहीं हो सकता है आंसर। ऐसे छंटता चला जाएगा, बचेगा कोई एक ही। ये फिगर देखकर याद आ जाता होगा, इसमें इसने पूछा है कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। याद कीजिए, इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी, याद आ जाएगा आपको। इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5, ये तो याद होगा। तो गौर से ज़रा देखिए इस छोटी वाली को, है ना ऐसा ही सेम। तो यहाँ से कितने निकलेंगे, 5, यहाँ से कितने निकलेंगे, 5, और तो हो गए कितने अभी तक, 10। ये वाला देखिए, ये वाला 11, ये वाला 12, 2 और मिल गए। और दिख रहे हैं क्या, हाँ, तो ये बड़ा वाला 1 13 और सबसे बड़ा वाला 2 और, यानी इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14। आइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते ही आप समझ रहे होंगे, एनालॉजी का क्वेश्चन है। MNOP का संबंध LONQ से दिया, वैल्यू याद है, M की 13, N 14, O 15 एंड NP 16, L 12, O 15, N 14, Q 17। पता करते हैं ये ऐसा क्यों भाई। 13 12 -1, 14 15 +1, 15 14 -1, 16 17 +1, पकड़ा गया, -1 +1 -1 +1। देन आप देखिए इसकी वैल्यू 6, G7, H8, I9। सबसे पहले क्या करना है, -1, 6 को -1 कर दीजिए, 5 हो जाएगा। 7 को +1 कर दीजिए, 8 हो जाएगा। -1 करना है भाई, 8 को -1 कीजिए, 7 हो जाएगा। ये +1 करना है, अंत में 10 हो जाएगा। वैल्यू याद है, 5 किसकी, E की। ये -1, ये +1, ये -1, ये +1, तो E5E 8H 7G 10J। आपको ऑप्शन में से EHGJ ढूंढ लेना है, यही आपका सही आंसर है। चलिए 2 प्रश्न और बोर्ड पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। क्वेश्चन नंबर 23 देखकर पहचानने की आदत डाल लेनी है हम लोगों को, प्रश्न पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये जो सेट है, इस सेट वाला गुण नीचे किस में है, ये पता करना है आपको। सेम चीज़, सेम संबंध होना चाहिए। 8 का 12 प्रश्न लिखा है, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। वही प्रश्न है। 8 12 और 24 में जो संबंध आप देख रहे हैं वही संबंध आपको ढूंढना है। 8 में क्या जोड़ा है भाई, +4। इसमें कितना जोड़ा, +12। ये 4 में 8 ज़्यादा है या इसका ये 3 गुना है, 4 का 3 गुना, ऐसा कोई संबंध है क्या। कितना जोड़ा, 3 जोड़ा है और इसमें जोड़ा है 9। इसमें 3 जोड़ा, 6 3 9, 9 में 3 जोड़ा। ये देखिए इसमें है 3 का गुना, है इसमें 3 का गुना, है ना, 3 3 9। 12 में 8 जोड़ा, इसमें 20 जोड़ा। 8 20 में वो रिश्ता नहीं, इसमें 4 जोड़ा, इसमें 8 जोड़ा। ये 2 गुना है, तिगुना नहीं, ठीक है। इसमें 9 जोड़ा है और इसमें कितना जोड़ा, 18 9 27, सेम जोड़ा। आपका जवाब ये तो आ गया। इसमें भी 3 जोड़ा, इसमें कितना जोड़ा, 9। इसका ये कितना गुना, 3 गुना, जो यहाँ पर साफ साफ दिख भी रहा था। आपका जवाब 6 9 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आप देखेंगे एक श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला को तो सीधे लेके बढ़ जाना है, आपको एक बार सलाह भी दिए थे। कोई भी श्रृंखला होगी, बढ़ना है वो पकड़ा जाएगा। 98 में क्या किया, -3, ठीक है। इसमें माइनस तो है ही, -9, ठीक है। ये -4, ये -12 में 6 गया, 6 16, -16। फिर यहाँ देख लेंगे, ध्यान से देखिए, -3 फिर इसका स्क्वायर, -4 फिर इसका स्क्वायर, -3 यहाँ छोड़ दीजिए, -4 यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, -5। और अगर ये संबंध सही है तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहाँ 25 होना चाहिए। देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं। 5 माइनस कीजिए,
66 में 5 माइनस करेंगे तो हो जाता है 61। क्या 61 में 25 घटाने के बाद 36 सेटिस्फाइड है? 11 में 5 गया 6, 5 सही है, तो हमारा जवाब 61 हो जाएगा। प्रश्न को लेकर आगे जरूर बढ़ेंगे श्रृंखला संपूर्ण के प्रश्नों को। इस प्रकार इसका जवाब 61 हो गया। छात्रों, अब अगली बारी आएगी, अगले सेट को लेकर हम लोग पुनः मौजूद होंगे हम और आप, और उसमें भारी मशक्कत करनी है हम लोगों को। अब स्पीडली बनाने की कोशिश करनी है, अब प्रश्न को पढ़ने की बहुत आवश्यकता नहीं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।